अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि हैं क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14, न्यूमेरिकल नंबर 3.1। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, विच स्टेट्स दैट एट व्हाट पॉइंट और पॉइंट्स in its path does a projectile have its minimum speed, its maximum speed? Means that कि प्रोजेक्टाइल की मोशन के दौरान प्रोजेक्टाइल की स्पीड मैक्सिमम और मिनिमम किन पॉइंट्स पर होगी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम मिनिमम स्पीड की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, द प्रोजेक्टाइल has its minimum speed at its maximum height where the vertical component of velocity becomes zero. इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, दिस इज एन एक्स वाई प्लेन। और स्टूडेंट्स, अगर हम एक प्रोजेक्टाइल के पाथ को शो करें, जिसको हम ट्रेजेक्टरी भी कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ट्रेजेक्टरी और पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो स्टूडेंट्स, अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट से प्रोजेक्टाइल की मोशन को एनालाइज करें, तो आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस भी मूव कर रहा है, अलोंग वाई एक्सिस भी मूव कर रहा है। तो जैसे ही प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, अब प्रोजेक्टाइल फर्दर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, प्रोजेक्टाइल जस्ट एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करेगा। वाई स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है, प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड वन इज अलोंग वाई एक्सिस। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने से प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कम हो गई है, जिसकी वजह से प्रोजेक्टाइल की स्पीड क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। इसलिए हमने लिखा है द प्रोजेक्टाइल हैज इट्स मिनिमम स्पीड एट इट्स मैक्सिमम हाइट वेयर द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम्स 0। नाउ स्टूडेंट्स, अब अगर हम मैक्सिमम स्पीड की बात करें, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, प्रोजेक्टाइल 2 पॉइंट्स पर प्रोजेक्टाइल की स्पीड 2 पॉइंट्स पर मैक्सिमम होती है। तो हम लिखेंगे द प्रोजेक्टाइल हैज इट्स मैक्सिमम स्पीड at point of projection and at the point
where it just hit the ground. मीन्स दैट अगर हम अगेन डायग्राम को देखें स्टूडेंट्स, जिस पॉइंट से हम प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे उस पॉइंट पर और जिस पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल जाकर दोबारा जमीन से टकराएगा, इन दोनों पॉइंट्स पर ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो स्टूडेंट्स इसीलिए हमने लिखा कि प्रोजेक्टाइल हैज इट्स मैक्सिमम स्पीड एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मींस जिस पॉइंट से हम इनिशियली प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे एंड एट द पॉइंट वेयर इट जस्ट हिट द ग्राउंड, कि जहां पर जाकर वो जैसी जमीन से टकराएगा उसकी वेलोसिटी उतनी ही होगी जितनी वेलोसिटी से हमने इसको फेंका है, अगर हम तमाम फ्रिक्शन की फोर्सेस को निगलेक्ट करें। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, which states that each of the following questions is followed by 4 answers, one of which is correct. Identify answer. आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस गिवन है और उनके कोरेस्पॉन्डिंग 4 ऑप्शंस गिवन है। तो स्टूडेंट्स हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट इज मीन्ड बाय अ बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी? ऑप्शंस आर the paths followed by an unpowered and unguided projectile, the paths followed by a powered and unguided projectile, the paths followed by an unpowered and guided projectile, the paths followed by a powered and guided projectile। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 3 के लास्ट आर्टिकल में डिस्कस किया था, जिसका नाम है एप्लीकेशन टू बैलिस्टिक मिसाइल्स, उसमें बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी की डेफिनेशन को हमने रीड किया था और उस डेफिनेशन के मुताबिक बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? द पाथ फॉलोड बाय एन अनपावर्ड एंड अनगाइडेड प्रोजेक्टाइल। तो स्टूडेंट्स इसीलिए ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस व्हेन अ सिस्टम ऑफ 2 बॉडीज अंडरगोज an elastic collision? Option 1 is the momentum of the system changes. Second option is the momentum of the system does not change. Third option is the bodies come to rest after collision. And the last option is the energy conservation law is violated. तो स्टूडेंट्स इलास्टिक कोलिजन में हमने डेफिनेशन को रीड किया था, a collision in which the kinetic energy of the system remains constant. तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा इलास्टिक कोलिजन में सिस्टम का मोमेंटम भी कंजर्व्ड रहता है और सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड रहती है। तो अगर हम ऑप्शन बी को दोबारा रीड करें, विच स्टेट्स दैट द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज। डज नॉट चेंज का मतलब ये है रिमेन्स कॉन्स्टेंट। It means that the second option is correct one. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 में हमने 2 MCQs को सॉल्व किया है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3.1 which states that a helicopter is ascending vertically at the rate of 19.6 meter per second. When it is at a height of 156.8 meters above the ground, a stone is dropped. How long will the stone take to reach the ground? तो स्टूडेंट्स स्टेटमेंट में मेंशन्ड है देयर इज अ हेलीकॉप्टर जो कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही वो हेलीकॉप्टर जमीन से 156.8 मीटर्स की बुलंदी पर पहुंचता है तो हेलीकॉप्टर से एक स्टोन फेंका जाता है। इस न्यूमेरिकल में हमने उस स्टोन का टाइम कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम में वो स्टोन जमीन के साथ आकर
टकराएगा। तो स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट को मजीद अच्छे से समझने के लिए हम डायग्राम की हेल्प लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, देयर इज अ हेलीकॉप्टर और स्टूडेंट्स जैसा कि स्टेटमेंट में मेंशन्ड है, दिस इज द ग्राउंड और हेलीकॉप्टर जमीन से कितनी बुलंदी पर है, which is equal to the height, and its value is 156 point, which is equal to height h, and its value is 156.8 meters. और स्टूडेंट्स जैसे ही हेलीकॉप्टर इतनी बुलंदी पर पहुंचेगा, हेलीकॉप्टर से एक स्टोन फेंका जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द स्टोन। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे ही स्टोन को फेंका जाएगा, क्या वो फौरन डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट कर देगा? नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। जैसा कि स्टेटमेंट में मेंशन्ड है कि हेलीकॉप्टर इनिशियल वेलोसिटी vi, जिसकी वैल्यू है 19.6 मीटर पर सेकेंड के साथ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जैसे ही हेलीकॉप्टर से स्टोन फेंका जाएगा, तो स्टोन उतनी ही वेलोसिटी के साथ पहले उसी डायरेक्शन में, मींस वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे ही मैक्सिमम हाइट पर जाकर स्टोन की फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो स्टोन अपनी डायरेक्शन की मोशन को चेंज करेगा। हम लिख सकते हैं कि स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी होगी, जितनी इनिशियल वेलोसिटी हेलीकॉप्टर की है। तो मैक्सिमम हाइट पर जाकर जैसे ही स्टोन की वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, देन स्टोन अगेन अपनी मोशन स्टार्ट करेगा। बट लेकिन अब की बार स्टोन की मोशन की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी और एक वक्त आएगा स्टोन जमीन के साथ आकर टकरा जाएगा। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि स्टोन का टोटल टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले t1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, देन t2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। t1 स्टूडेंट्स वो टाइम है जो स्टोन इनिशियल पॉइंट से मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए लेगा, और देन मैक्सिमम हाइट से जमीन के साथ आकर टकराने में स्टोन को जितना टाइम लगेगा उसको हम t2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इट मींस दैट इस न्यूमेरिकल में जो स्टोन का टोटल टाइम होगा, इट विल बी इक्वल टू t1 प्लस t2। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि डायग्राम की मदद से इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को समझने में बहुत आसानी हुई होगी। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इस न्यूमेरिकल का डाटा लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, एज इट इज गिवन इन द स्टेटमेंट दैट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द हेलीकॉप्टर इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड, और यही इनिशियल वेलोसिटी हम स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर करेंगे। तो हम ये भी लिख सकते हैं, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन विच इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड। नाउ स्टूडेंट्स, स्टोन या फिर हेलीकॉप्टर इनिशियली कितनी बुलंदी पर हैं जमीन से, इट इज आल्सो गिवन विच इज इक्वल टू 156.8 मीटर। और स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल में रिक्वायर्ड क्या है, उसे हम टू फाइंड में लिखेंगे। इन दिस न्यूमेरिकल वी हैव टू फाइंड द टाइम taken by stone to reach the ground, जिसको हम t से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड इट इज अननोन। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इस न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं।
तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने डायग्राम में देखा कि टोटल टाइम t कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले t1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, देन स्टूडेंट्स हम t2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और देन दोनों टाइम्स को ऐड करेंगे ताकि हम t की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें। तो स्टूडेंट्स t1 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? इट विल बी द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम लिखेंगे एज वी नो दैट vf इज इक्वल टू vi प्लस at। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में हम कौन कौन सी वैल्यूज पुट करेंगे? जैसा कि हमने डायग्राम में देखा कि स्टोन की फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू होगी 0 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज मैक्सिमम हाइट पे स्टोन एक लम्हे के लिए रुकेगा, तो उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 होगी, जिसको हम डाटा में लिख सकते हैं कि vf की वैल्यू हम यूज करेंगे 0 मीटर पर सेकेंड। और स्टूडेंट्स स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी vi की वैल्यू है 19.6 मीटर पर सेकेंड। और यहां पर a की जगह स्टूडेंट्स हम g की वैल्यू पुट करेंगे विच इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और एज इनिशियली स्टोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम g की वैल्यू नेगेटिव में यूज करेंगे विच इज इक्वल टू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव साइन स्टूडेंट्स इसलिए आएगा कि स्टोन इनिशियली अपवर्ड डायरेक्शन में यानी कि अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहा है। नाउ स्टूडेंट्स टाइम को हम t1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहां से हम t1 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स vf की जगह आएगा 0 मीटर पर सेकेंड। द वैल्यू ऑफ vi इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड एंड द वैल्यू ऑफ a which is equal to g and its value is -9.8 meter per second square and t1 will remain as it is। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में से हम t1 की वैल्यू को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स 0 will remain as it is, 19.6 मीटर पर सेकेंड प्लस माइनस -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टाइम्स t1। नाउ स्टूडेंट्स इस नेगेटिव वैल्यू को जब हम इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे इट बिकम्स पॉजिटिव विच इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर times t1 is equal to 19.6 मीटर पर सेकेंड। नाउ स्टूडेंट्स अब हम t1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं विच विल बी इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स जब हम 19.6 को 9.8 से डिवाइड करेंगे तो t1 का फाइनल आंसर आएगा 2। और अगर यूनिट की बात की जाए तो मीटर मीटर से कैंसिल होगा, s रेस्ट पर -1 से कैंसिल होगा, तो डिनोमिनेटर में जो s रेस्ट पर -1 बचेगा वो जब न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो फाइनली t1 की वैल्यू आएगी 2 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स t1 कौन सा टाइम है जो स्टोन को लगेगा यहां से, जिस पॉइंट से हमने स्टोन को फेंका है वहां से मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम t1 के इक्वल है विच इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। नाउ स्टूडेंट्स अब हम t2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स अब हम लिखेंगे टू फाइंड t2। लेकिन स्टूडेंट्स t2 की वैल्यू को कैलकुलेट करने से पहले हम इस डिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे जो कि स्टोन ने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में कवर किया है, और इस डिस्टेंस को हम s
S2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हेलीकॉप्टर की इनिशियल हाइट है उसको हम S1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स T2 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम S2 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट we will find S2 और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है स्टूडेंट्स 2as is equal to vf square minus vi square। स्टूडेंट्स 2 will remain as it is। a की जगह हम अगेन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पुट करेंगे जिसकी वैल्यू अगेन नेगेटिव आएगी -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिस्टेंस की जगह हम पुट करेंगे स्टूडेंट्स S2 इज इक्वल टू VF विच इज अ फाइनल वेलोसिटी, उसका स्क्वायर आएगा और इसकी वैल्यू है 0 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन विच विल बी इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द हेलीकॉप्टर विच इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स जब हम 2 को 9.8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा -19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय S2। 0 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 0 ही आएगा, इसको हम इग्नोर करेंगे, -19.6 का स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे। मीटर का स्क्वायर स्टूडेंट्स मीटर स्क्वायर आएगा और पर सेकंड का स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। नाउ स्टूडेंट्स यहां से S2 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए -19.6 को इक्वल की राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे जो कि 19.6 के स्क्वायर से डिवाइड होगा। नाउ स्टूडेंट्स नेगेटिव साइन से कैंसिल होगा। एक 19.6 वन टाइम 19.6 से कैंसिल होगा, मीटर से कैंसिल होगा और पर सेकंड स्क्वायर से कैंसिल होगा। तो स्टूडेंट्स फाइनली S2 की वैल्यू आएगी 19.6 मीटर। तो स्टूडेंट्स ये है वो डिस्टेंस जो स्टोन ने इनिशियली अपवर्ड डायरेक्शन में कवर किया है। तो स्टूडेंट्स हेलीकॉप्टर इनिशियली किस हाइट पे है 156.8 मीटर जो कि स्टोन की भी इनिशियल हाइट होगी। इट मींस दैट जब स्टोन इनिशियल पॉइंट से मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा विच विल बी इक्वल टू S1 प्लस S2। तो स्टूडेंट्स स्टोन की इनिशियल हाइट किसके इक्वल है 156.8 मीटर्स प्लस S2 डिस्टेंस हमने कितना कैलकुलेट किया है 19.6 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स इट मींस दैट अब स्टोन जमीन से टोटल कितनी बुलंदी पर है, इट इज इक्वल टू 176.4 मीटर। नाउ स्टूडेंट्स अब हम T2 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स T2 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करेंगे विच इज इक्वल टू S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। लेकिन स्टूडेंट्स अब हम फाइनल स्टेज पर हैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की। तो स्टूडेंट्स जब स्टोन मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने पर उसकी वेलोसिटी एक लम्हे के लिए 0 होगी। देन वो अपनी डाउनवर्ड मोशन को स्टार्ट करेगा और एक स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ वो जमीन के साथ आकर टकराएगा जो कि 0 के इक्वल नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स अब हमारा सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब की बार स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी
0 होगी, क्योंकि अब हम स्टोन की डाउनवर्ड मोशन को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन स्टोन की फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, और ये फाइनल वेलोसिटी जानना ज़रूरी भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इट मीन्स दैट कि इस फॉर्मूला में हम डिस्टेंस की वैल्यू पुट करेंगे, द टोटल हाइट ऑफ द स्टोन विच इज इक्वल टू 176.4 meters. The initial velocity of the stone during the downward motion will be equal to 0 meter per second. और स्टूडेंट्स, t की जगह हम पुट करेंगे t2 प्लस 1/2। a की जगह स्टूडेंट्स अगेन हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पुट करेंगे, लेकिन अब की बार स्टूडेंट्स g की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बिकॉज स्टोन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो g की वैल्यू पुट करेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t स्क्वायर की जगह आएगा t2 स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, 176.4 मीटर्स विल रिमेन एज इट इज। 0 जब t2 से मल्टीप्लाई होगा, ये सारी टर्म 0 के इक्वल आएगी। नाउ स्टूडेंट्स, जब हम 9.8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय t2 स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, यहां से t2 स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 176.4 meters divided by 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, मीटर मीटर से कैंसिल होगा, और स्टूडेंट्स जब हम 176.4 को 4.9 के साथ डिवाइड करेंगे तो t2 स्क्वायर का आंसर आएगा 36, और जब पर सेकेंड स्क्वायर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा, इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, टू रिमूव दिस स्क्वायर वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट, तो स्टूडेंट्स t2 का फाइनल आंसर आएगा 36 का स्क्वायर रूट आएगा 6, और सेकंड का स्क्वायर जब स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो हम लिखेंगे सेकंड ओनली। इट मींस दैट t2 का फाइनल आंसर है 6 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स, t1 की वैल्यू क्या थी? t1 का आंसर था 2 सेकेंड्स, t2 का आंसर आया है 6 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स, स्टोन का टोटल टाइम किसके इक्वल आएगा? इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ t1 एंड t2। तो स्टूडेंट्स, फाइनली t की वैल्यू आएगी 2 सेकेंड्स प्लस 6 सेकेंड्स, इट इज इक्वल टू 8 सेकेंड्स। इट मीन्स दैट कि जब हम हेलीकॉप्टर से, जो कि 19.6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसको एक सर्टेन हाइट से, जिसकी वैल्यू है 156.8 मीटर्स की बुलंदी से फेंकेंगे, तो स्टोन 8 सेकेंड्स में जमीन के साथ आकर टकराएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर नंबर 3 के फर्स्ट न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।